हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी समरी। ठीक है, और आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और बन सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए होगा। एनसीईआरटी की पूरी समरी हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, जिसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लास कह सकते हैं। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास एनसीईआरटी की डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इससे पहले 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ से 6 पार्ट से स्टार्ट होंगे। वो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप जाकर हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी, कौन सा पॉइंट्स आने लायक है। ठीक है, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपका सीटेट अब कभी भी आ सकता है। जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या है, आपके पास में समय बहुत कम है और एग्ज़ाम अब यूपी में होने लगे हैं, तो आपका सीटेट कभी भी आ सकता है, कभी भी उसकी डेट आ सकती है। इसलिए आप कमर कस लें, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चन से लेकर आगे तक के 6 चैप्टर से आगे तक के चैप्टर्स को। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम फर्स्ट, ये सेकंड क्लास है आपकी, इससे पहले हम फर्स्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 चैप्टर तक डिस्कस किया। आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट एनसीईआरटी समरी, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। और इसमें मैंने देखो बहुत सारे पिक्स को इंक्लूड किया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत मज़ेदार सेशन होगा। ठीक है, तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, और सेशन हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और हम इससे कवर कर लेंगे 15 नंबर, बाकी के 15 मैंने बात की आपसे पेडागोजी में कवर करेंगे। और ये आज 4 चैप्टर इसका ख़त्म, 4 क्लास का सब खत्म हो जाएगा। 5 क्लास बचेगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर 2-3 दिन के अंदर ये आपकी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, फिर करेंगे पेडागोजी प्रैक्टिस। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे सेशन। लेसन 6 है आपकी स्क्रीन पर, ओमना का सफ़र। 6 लेसन कौन सा है? ओमना का सफ़र। और ओमना के सफ़र से, इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सीटेट में कई बार पूछा जाता है कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है। तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है आप देख सकते हैं, ये है आपका ढोकला, चटनी के साथ और हरी मिर्च के साथ। तो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, क्या लेमन राइस, और मिठाई आदि। ठीक है, ये आपको मिठाइयाँ दिख रही हैं, देखकर मुंह में पानी आ गया होगा कई लोगों के, तो कि काश इतना अच्छा खाना हमें मिल जाए। तो अगर खाना है आपको ये चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? गुजरात में जाना पड़ेगा। और आपको गुजरात से ये ध्यान रखना है कि गुजरात हमारा क्या है? तटीय राज्य है। कैसा? तटीय राज्य, और सबसे ज़्यादा जो है तटीय सीमा ये रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसी चैप्टर से, ओमना के सफ़र से, वलसाद और अहमदाबाद कहाँ पर हैं? वलसाद और अहमदाबाद कहाँ पर हैं? तो ये आपके दोनों गुजरात में हैं। ठीक है, वलसाद और अहमदाबाद कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। और एक पॉइंट और आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कोझिकोड कहाँ पर है? तो कोझिकोड आपका कहाँ है? केरल में। अब बात करेंगे, यहाँ गुजरात और केरल आया है, तो मैप में देखेंगे गुजरात और केरल कहाँ है। ठीक है, तो ये रहा आपका मैप, और मैप में लोकेटेड है आपका गुजरात। ये एक सेकंड, ये है आपका क्या? गुजरात। क्या है? गुजरात है। और इसके यहाँ पर नीचे ये आपको दिख रहा है, ये है आपका केरल। तो केरल में क्या है? कोझिकोड है। और गुजरात में क्या है? आपका वलसाद और अहमदाबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेसन 7 है आपकी स्क्रीन पर, खिड़की से। क्या है? 7 लेसन का नाम है खिड़की से। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मडगांव कहाँ पर है? तो मडगांव है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। और गोवा कहाँ है आपका? ये छोटा सा आपको दिख रहा है, गोवा महाराष्ट्र के ऊपर, गोवा राज्य है गुजरात से नीचे। तो ये है आपका गोवा, और गोवा में क्या है? मडगांव है। क्या है? गोवा में मडगांव है।
आगे पॉइंट है नेक्स्ट, गोवा से केरल के रास्ते में सुरंगें और पुल हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो गोवा से जब केरल के लिए जाते हैं, इस गोवा से और यहाँ तक ये आपका केरल है, यहाँ इस रास्ते में जब जाते हैं तो कितनी सुरंगें और कितने पुल पड़ते हैं। ठीक है, ये गोवा और यहाँ से लेकर केरल तक कितनी सुरंगें और कितने पुल हैं। तो आपकी 92 सुरंगें हैं यहाँ से यहाँ तक और 2000 पुल हैं। कितने पुल? 2000 पुल हैं। ठीक है, बाकी आपका गुजरात भी तटीय राज्य है, आपका गोवा भी तटीय राज्य है, महाराष्ट्र भी तटीय है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य तटीय हैं, समुद्री सीमा रखने वाले राज्य हैं। इधर 4 जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में से हैं और इधर के 5 अरब सागर की खाड़ी से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बाकी मैप को फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे एक छोटे से सेशन में, क्योंकि मैप से आपका 2-3 नंबर का सीटेट पूछ लेता है, इसलिए मैप को तो डिस्कस करना ही करना है, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इससे खिड़की से, कोझिकोड को और क्या कहते हैं। जो कोझिकोड गांव है उसको और क्या कहते हैं, तो कोझिकोड को कैलीकट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात से केरल ट्रेन राज्यों से गुजरती है। तो जब गुजरात से ट्रेन कहाँ जाती है, केरल जाती है, तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। यहाँ से चली ट्रेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, तो कौन कौन से राज्यों से गुजरी, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। महाराष्ट्र है आपका, गोवा है और क्या है, महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है। ठीक है, बैक चलेंगे एक बारी। यहाँ पर जो आपका ये गोवा है, यहाँ है, यहाँ। ठीक है, एक सेकंड बाय मिस्टेक, ये रहा आपका गोवा, ये है आपका गोवा और गोवा से यहाँ केरल जब जाएंगे तो क्या है आपके यहाँ से यहाँ तक 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ेंगे। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर खिड़की से। ठीक है, लेसन 7 है खिड़की से। तो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। मड़गांव, इसमें बार बार पूछा जाता है कि मड़गांव कहाँ पर है, तो मड़गांव है आपका गोवा में और आपके मैप में गोवा कहाँ है, ये रहा आपका गोवा। महाराष्ट्र से नीचे गोवा है, कर्नाटक के ऊपर और महाराष्ट्र के नीचे क्या है आपका गोवा। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए छोटा सा एक राज्य है हमारा गोवा, ये रहा गोवा। ठीक है, ठीक है भाई, छोटे हो जाओ आप, बहुत है इतना ही। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मड़गांव कहाँ पर है आपका, गोवा में है और गोवा से यहाँ से इससे खिड़की वाले चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको मैं सबको यहाँ पर इंक्लूड करके लेकर आई हूँ। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये समझ लो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, पेपर बन चुका है सीटेट का और उसमें आपके में ये जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इस चीज़ को मानकर आप इनको बस ध्यान में रखकर पढ़ें। ठीक है, गोवा से केरल के रास्ते में सुरंगें और पुल हैं। कितनी सुरंगें और कितने पुल हैं, तो जब गोवा से हम यहाँ केरल, ये आपका इधर यहाँ केरल है तमिलनाडु के इधर साइड में, तो गोवा से जब हम केरल जाएंगे तो कितनी सुरंगें और कितने पुल पड़ेंगे, तो 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ेंगे। ठीक है, इस रास्ते में। आगे चलते हैं, एक सेकंड, हाँ। कोझिकोड को और कहते हैं, तो कोझिकोड जो आपका गांव था उसको और क्या क्या कहते हैं, तो उसको कैलीकट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोझिकोड को किस नाम से जानते हैं, कैलीकट के नाम से भी जानते हैं। गुजरात से केरल ट्रेन राज्यों से गुजरती है। जब हम गुजरात से यहाँ, गुजरात से लेकर और यहाँ केरल तक आएंगे तो ट्रेन कौन कौन से राज्यों से गुजरेगी, तो आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से गुजरना है उसको, फिर गोवा से गुजरना है और फिर कर्नाटका से। तो फिर कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है, जब गुजरात से केरल तक जाएंगे तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैप से 2-3 नंबर का पूछता है, वो आप बिल्कुल सही करके आएंगे ऐसी उम्मीद है। और मैप को हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे एक छोटे से सेशन में, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपके वहाँ से पूरे आ जाएंगे। ठीक है, और मैप को ध्यान में रखेंगे आप, एक बार माइंड मेकअप कर लें मैप को कि किस तरीके से सबसे ऊपर यहाँ तटीय राज्यों में आपका गुजरात है, उससे नीचे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे गोवा है,
गोवा से नीचे कर्नाटक और कर्नाटक से नीचे केरल। तो ये 5 राज्य जो हैं जो अरब सागर की खाड़ी की साइड हैं, ठीक है। बाकी के ये 4 हैं, इधर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये चारों किधर की साइड में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से ये तटीय सीमा रखते हैं और ये अरब सागर से तटीय सीमा रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोट्टायम नगर है। तो कोट्टायम नगर कहाँ पर है? केरल में है ये। तो केरल कहाँ, देखो आपका ये है पूरा की पूरा मैप केरल का, किसका? केरल का। और केरल में आपको ढूंढना है कोट्टायम। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका कोट्टायम, ठीक। क्या है? कोट्टायम। तो मैप से आप ध्यान रखेंगे कि इधर जब ऊपर गुजरात, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे गोवा और गोवा से नीचे जब आप आए तो क्या मिला आपको? यहाँ पर क्या मिला? कर्नाटका और कर्नाटका से नीचे केरल। तो केरल में क्या है आपका? कोट्टायम है। सबसे लास्ट नीचे वाले राज्य में कोट्टायम नगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेसन 8 है आपका नानी के घर तक। नानी के घर तक। तो इस चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 2019 में भी, ये क्वेश्चन आ चुका है और अब भी आने के इसके चांसेस हैं। तो ट्रेन टिकट पर क्या लिखा होता है? सीटेट आपको कंफ्यूज कर देता है। वैसे तो ये चीज़ें सब सामान्य सी हैं, बट क्या करता है कि चीज़ों को घुमा फिरा के आपके ऑप्शंस में रख देता है कि ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ नंबर होता है, किलोमीटर। तो 4-5 ऑप्शंस रख देता है। उसमें 3 पॉजिटिव होंगे और 1 नेगेटिव होगा, ठीक है। या फिर ऐसा होगा 2 पॉजिटिव होंगे, 2 नेगेटिव होंगे। तो फिर नीचे आपको ऑप्शंस दे देगा ए बी सही है या ए बी सी सही है या ए बी डी सही है या इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो इस तरीके से आपको सीटेट क्या है, घुमा देता है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि ट्रेन टिकट पर क्या लिखा होता है। तो ट्रेन नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी किलोमीटर में, ठीक है। दूरी किस में? किलोमीटर में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फेरी। फेरी क्या है? फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में पाई जाती है। ये देख सकते हैं आप, फोटो पिक में आपको दिख रही है फेरी। ये फेरी, इसमें पूरी सुविधा होती है अच्छे तरीके से बैठने उठने की। ये कहने के लिए एक नाव है लेकिन इसमें बिल्कुल सुविधाएं होती हैं बस ट्रेन जैसी। तो ये है एक फेरी। आगे बढ़ते हैं। लेसन 10 है आपका हुतुतु हुतुतु, ठीक है। हुतुतु हुतुतु लेसन है आपका, बड़ा ही अजीब सा नाम है हुतुतु, ठीक है। तो कबड्डी के अन्य नाम, इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस पॉइंट्स। कबड्डी के अन्य नाम क्या हैं? तो कबड्डी के अन्य नाम हैं चैडू गुडू, हुतुतु, हाडूडू, छू किटकिट और कबड्डी, ठीक है। क्या है कबड्डी के अन्य नाम? चैडू गुडू, हुतुतु, हाडूडू, हु किटकिट और कबड्डी। ये कबड्डी के अन्य नाम हैं। और ये देख सकते हैं आप मैदान में खेलते हुए कबड्डी बच्चों को किस तरीके से खेली जाती है, ठीक है। बचपन में तो आप लोगों ने भी खेली होगी कबड्डी, और कभी मौका मिला होगा तो BABTC में भी आपने खेली होगी ग्रेजुएशन टाइम में, क्योंकि कॉलेज में अब तो क्रेज़ बहुत है। एक टीचर और रख देते हैं, शारीरिक शिक्षा का भी बहुत क्रेज़ है और बहुत कंपलसरी भी है ये, और होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, हर बार पूछे जाने वाले पॉइंट हैं और इनको आपको देखना है ध्यान से। तो कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में जानना है। ये है एक वेट लिफ्टर जो भार उठाती हैं, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर हैं, भार उठाती हैं। ये आप देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं ये, और इन्होंने 29 मेडल, अंतर्राष्ट्रीय 29 मेडल इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। और ये निवासी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। पिता इनके हवलदार हैं। वेट उठाने की प्रथम शुरुआत इन्होंने कब की? 12 वर्ष की आयु में वेट उठाना शुरू कर दिया। और वेट लिमिट की बात आए तो 130 किलोग्राम तक ये वेट उठा चुकी हैं अब तक, ठीक है। 130 किलोग्राम तक उठा चुकी है। इससे बनने वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस रख देगा। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, और कर्णम मल्लेश्वरी, और उसके बाद में ऑप्शंस दे देंगे आपको कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो निवासी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, या पिता इनके क्या थे? पिता फौजी, या फिर यहाँ पर रख देंगे पिता क्या थे?
पिता एक कृषक थे, या फिर और कुछ रख देंगे, पिता इंजीनियर थे, लेकिन आपको ध्यान रखना पिता क्या थे, हवलदार थे। निवासी आंध्र प्रदेश की हैं, कोई और राज्य हो तो आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने वेट उठाने की शुरुआत की। ये एक वेट लिफ्टर है, आप देख सकते हैं वेट उठाते हुए इनको, और वेट लिमिट है इनकी 130 किलोग्राम, और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं 29, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी, क्या है, इनकी 4 बहन और थी, और वे भी सब क्या थी, वेट लिफ्टर थी। जब बड़ी बहन जो कार्य कर रही हैं उनको देखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने भी प्रयास किया। अब आइए बात नेक्स्ट पॉइंट की। ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहन थी, कहाँ की थी ये, मुंबई की थी, और ये तीनों क्या खेलती थी, तीनों कबड्डी खेलती थी। और ये पिक्स में आपको दिख रही हैं, ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों बहनें हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया अपना, इन्होंने कहा ज्वाला, लीला और हीरा मुंबई में रहते हैं। इन तीनों ने कबड्डी खेली और दूसरों को खेल सिखाया। इन तीनों ने क्या किया, कबड्डी खेली और दूसरों को भी खेल सिखाया, ठीक है। यहाँ से ज्वाला बताती हैं, जब हम छोटे थे तब लड़कियों को यह खेल खेलने की अनुमति नहीं थी। लोगों ने सोचा कि अगर लड़कियां इस तरह के हंसी के खेल खेलती हैं तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था। तो उन्होंने क्या बताया कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे लड़कियों को कबड्डी नहीं खेले दिया जाते थे, लोग खेलने नहीं देते थे कबड्डी लड़कियों को, क्योंकि वो ये सोचते थे कि इस तरीके के हंसी मजाक की खेल अगर लड़कियां खेलेंगी तो उनसे फिर शादी कोई नहीं करेगा। बट आजकल ऐसा नहीं है, अब समय बदल चुका है और समय के साथ में शिक्षा का भी प्रसार बढ़ रहा है और लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो फिर चीज़ों को समझ रहे हैं। बाकी लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का 50-50 होता है, कोई जेंडर वाइज नहीं फैलाएगा और ऐसा आप अपने आसपास भी नहीं होने देंगे। बराबर की मान्यताएं होती हैं, लिंग भेद से बिल्कुल सख्त परे है। सीटेट और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके के लिंग भेद से रिलेटेड, ठीक है। बात करते हैं लेसन 11 की। फुलवारी लेसन का नाम है, क्या है, फुलवारी, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किसे कहते हैं, उत्तराखंड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फूलों की घाटी किसे कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं। और मधुबनी क्या है, मधुबनी क्या है, एक चित्रकला या पेंटिंग है जो बिहार के मधुबनी जिले में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है, बिहार के मधुबनी जिले में बनाई जाती है। ये एक पेंटिंग है जो आप देख सकते हैं इस पिक में, मैंने मधुबनी पेंटिंग को आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर किस तरीके की ये बनाई गई है, देखो इसमें क्या है, स्त्री पुरुष हैं, पेड़ पौधे, सभी वनस्पति वगैरह सभी चीज़ों की पिक्स को इंक्लूड करते हैं ये लोग, सभी चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट है मधुबनी पेंटिंग से पेंटिंग बनाना। जो पेंटिंग बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। इससे बनने वाले पॉइंट्स हैं, चावल के पाउडर में रंग, चावल का पाउडर होता है, चावल का क्या होता है, पाउडर, चावल को पीस लेते हैं ये लोग और उससे क्या बना लेते हैं, एक पाउडर बना लेते हैं। ये देखो मैंने बना दिया, चावल का पाउडर बन गया। अब इसमें क्या मिलाना है, हमें नील मिलानी है। यहाँ से ये ब्लू 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 उठाया और यहाँ पर इसमें नील मिला दी। फिर क्या है, हल्दी मिलानी है, यहाँ से इसको येलो येलो को उठाया और इसमें हल्दी मिला दी। तो क्या है, चावल के पाउडर में क्या मिला दिया, नील मिला दी और हल्दी मिला दी, और इसको मिलाने के बाद में क्या बना दी, पेंटिंग बना दी, जिसको कहते हैं मधुबनी। और ये कहाँ बनाई जाती है, बिहार में बनाई जाती है। बहुत ही बेकार तरीके का चावल का पाउडर बनाया है पूरी चलो फिर ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दर्शाया जाता है, इसमें क्या क्या दर्शाया जाता है। जो मधुबनी पेंटिंग होती है इसमें मनुष्य, हम पीछे पिक्स में देखकर आए थे कि उसमें मनुष्य थे, स्त्री पुरुष बनाए गए थे, जानवर बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है, गाय भैंस घोड़े आदि, पेड़ वनस्पति हमने देखे और आप यहाँ देख सकते हैं पेड़ बने हुए, फूल पत्ती, फूल पक्षी पत्तियाँ, ये देखो पक्षी बने हुए हैं, मछली और कई अन्य जानवर, ठीक है, और कई अन्य तरीके के जानवर भी ये लोग बनाते हैं इससे मधुबनी पेंटिंग में। और कहाँ बनाई जाती है, बिहार में बनाई जाती है, ठीक है, मधुबनी जिले में, ठीक है। नेक्स्ट लेसन 12 है आपका, ठीक, 12th लेसन है आपका, कैसे कैसे बदले घर कैसे बदले, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर कुछ। गाजी खान अब कहाँ पर है, गाजी खान एक स्थान का नाम है जो कि अब कहाँ पर है, प्रेजेंट में
एट ए प्रेजेंट वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। गोबर, नेक्स्ट पॉइंट, गोबर मिलाने से मिट्टी में नहीं लगता। यदि मिट्टी में क्या है, गोबर मिला दिया जाए तो क्या नहीं लगता, उसमें कीड़े नहीं लगते। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था कि मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि पुराने समय में जो दादी होती हैं या फिर जो भी घर के बुजुर्ग होते हैं वो अपने मकानों को लेपते थे या कच्चे मकानों को लीपते थे गोबर और मिट्टी मिलाकर, तो वो क्यों लीपते थे? तो उसमें ऑप्शंस रख दिए थे कुछ अलग अलग तरीके के कि इसमें कीड़े नहीं लगते या फिर इसमें जो है हवा जो है बाहर की हवा नहीं आती, या इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन ऑप्शंस रख दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कीड़े नहीं लगते, ठीक है, कीड़े इससे दूर रहते हैं जब मिट्टी में गोबर को मिला दिया जाता है, ठीक है, या गोबर में मिट्टी को मिला दिया जाता है। तो बाकी वैसे अगर सिंगल गोबर रहेगा तो उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, लेकिन जब उसमें मिट्टी को मिला दिया जाता है तो उसमें क्या नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए करते हैं। लकड़ी की छत है उसको दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें नीम तथा कीकर की लकड़ियां बांध देते हैं, क्योंकि नीम और कीकर में भी क्या नहीं लगता, दीमक नहीं लगता, इसलिए लकड़ी को जो है दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, नीम और कीकर की लकड़ियों से उसे बांध देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फोटो में, नीम मैंने इंक्लूड किया है, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल पौधा है नीम का, बहुत सारी बीमारियों में, और इसको जड़ी बूटी के रूप में हमारे देश में प्रयोग किया जाता है और बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेसन 14 है आपका, 13 लेसन मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया, उससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं था आपका, और जिन लेसन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बनते, जहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है, जहाँ कुछ जिन लेसन में कुछ खास बात नहीं है ऐसी जो आपका सीटेट पूछता है, ठीक है। सीटेट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उससे बनने वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन लेकर आई हूँ, ठीक है। तो बसवा का खेत है, लेसन 14 बसवा का खेत, इससे बनने वाला पॉइंट्स, बेलबनी का गांव कहाँ पर है। देखो सीटेट में गांव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा गांव कहाँ पर है ये बहुत कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। और PDF फाइल आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, चैनल हमारा है टेलीग्राम पर, तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन विदाउट स्पेस, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू लगाकर विदाउट स्पेस, तो आप पहुंच जाएंगे हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो बेलबनी का गांव कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ये आपका गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा और ये आ गया आपका कर्नाटका। तो बेलबनी का गांव कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, लेसन 16 है आपका, चूं चूं करती चिड़िया, ठीक है, चूं चूं करती चिड़िया। तो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, गीजूभाई बड़ेगा रहते थे, गीजूभाई बड़ेगा कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते थे, ये हैं गीजूभाई बड़ेगा, आप देख सकते हैं फोटो में गीजूभाई बड़ेगा जी को। और इन्होंने क्या है बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी सॉरी, इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। और इंडियन रोबिन कलचिड़ी पक्षी अंडे देती है, क्या देती है, अंडे देती है, कहाँ पर देती है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन रोबिन जो है कलचिड़ी पक्षी, वो अपने अंडे कहाँ देती है, सड़क के किनारे देती है या घरों में देती है, या फिर जो है आपकी या फिर ऐसे कहते हैं कि पेड़ के तने में देती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में इंडियन रोबिन जो है अपने अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैक्टस के कांटे या मेहंदी की मेड़ में घोंसला कौन बनाता है। तो कैक्टस के कांटे या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है फाख्ता। ये यहाँ इस चैप्टर में आए हुए पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड किया। बाकी घोंसले और पक्षी, इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी आप लोगों कमेंट आए हैं कि पक्षी और घोंसलों से संबंधित एक वीडियो बनाएं, तो वो हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे पक्षी जो है जिनके बारे में डिस्कस करना है और जो आते हैं आपके एग्जाम में, वो यहाँ पर सभी इस लेसन में नहीं थे, ठीक है। तो कैक्टस के कांटे या मेहंदी की मेड़ में कौन घोंसला बनाता है, तो फाख्ता बनाता है, ये आप देख सकते हैं फाख्ता जी को। और पेड़ के तने में कौन घोंसला बनाता है, बसंत गौरी। कौन बनाता है, बसंत गौरी जी नहीं है, गौरी है, ठीक है, इस पर इतनी दया नहीं करो, गौरी जी, ठीक। तो पेड़ के तने में घोंसला बनाने वाली कौन है, बसंत गौरी। और आपने देखा होगा कि
जैसे ये है पेड़ और इसके तने में बहुत अंदर तक ये एक अंदर तक होल बना देती है, बहुत गहरा होल बना देती है, जिसमें आराम से रहती है, बेफिक्र रहती है, नो टेंशन रहती है। ठीक है, तो कौन है ये? बसंत गौरी जी हैं। इतना महान काम करती हैं, महात्मान भरा, ठीक है, महानता भरा कार्य है इनका। अब आ जाते हैं आगे पॉइंट्स पर। लटका हुआ घोंसला कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो इसको कौन महान आत्मा है ऐसा जिसने इस घोंसले को बनाया, इसका निर्माण करने वाला निर्माता कौन है? तो आपका इसका निर्माण करने वाले हो जाएंगे शकरखोरा जी। लटके हुए घोंसला कौन बनाते हैं? तो शकरखोरा बनाते हैं लटके हुए घोंसले को, बहुत ही देखने में मनमोहक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीबर। बीबर और भी ज़्यादा महान है, देखो इनकी कहानी। मादा बीबर अपनी पसंद के घोंसले में अंडा देती हैं। ये इतनी महान है कि अपने लिए अपना घोंसला बिल्कुल भी नहीं बनाती, कोयल की तरह। सेम वैसे ही कोयल भी अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि कोए के घोंसले में अंडे देती हैं। ठीक है, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा बड़ी महान है, क्योंकि बीबर जो है अपनी पसंद के घोंसले में अंडा देती हैं। नर बीबर क्या करते हैं? नर बीबर घोंसले बनाते हैं। नर बीबर क्या करते हैं? घोंसले बनाते हैं। ये नर बीबर के घोंसले बना दिए मैंने, देखो मैं बन गई हूँ फिलहाल के लिए नर बीबर। तो ये मैंने बना दिए बहुत सारे घोंसले। और ये मादा बीबर आएगी तो मैडम जी ये क्या करेंगी? मादा बीबर जी ये कहेंगी ये घोंसला कैसा है, अरे ये अच्छा नहीं है, ये कैसा, ये भी अच्छा नहीं है, ये कैसा, ये भी अच्छा नहीं। मैडम जी को पसंद आ गया ये वाला घोंसला, तो इसमें ही अंडे देंगी वो। कितने महानता भरे काम है इनके कि ना तो अपना घोंसला बनाती हैं, और दूसरी बात ये है कि दूसरे के में भी तब रखेंगी जब इनको पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो मादा बीबर अपनी पसंद के घोंसले में अंडे रखती हैं, जो कि कौन बनाता है? नर बीबर बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपके लिए ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेसन 18 है आपका, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। पानी की बात होगी, कहीं पर ज़्यादा होगा और कहीं पर कम। ठीक है, जैसे हमारे देश में होता है पानी कहीं ज़्यादा और कहीं कम। आप देख सकते हैं, यहाँ देखो ये समुद्री एरिया है, ठीक है, तटीय राज्य हैं, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इससे बनने वाले पॉइंट्स हैं। नालमंडा है, नालमंडा गांव कहाँ पर है? तो नालमंडा आपका आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश की बात मैंने की थी। जब नीचे से इधर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये है तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में क्या है? आपका नालमंडा है। ठीक है, होलगुंडी कहाँ पर है? होलगुंडी कहाँ है? तो होलगुंडी आपके कर्नाटका में है, ये रहे आपके कर्नाटका। ठीक है, होलगुंडी कहाँ है? कर्नाटका में है। और इस होलगुंडी से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि होलगुंडी में बच्चे की पंचायत को क्या कहते हैं? भीम संघ कहते हैं। क्या हुआ था कि ये जो भीम संघ है ये बच्चों की एक पंचायत है। इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा अपने माइंड से काम लिया था। यहाँ पर क्या हो गया था? पानी की आ गई थी थोड़ी सी कमी। यहाँ की जो बावड़ियाँ थीं, बावड़ियाँ वो होती हैं जिनमें पहले के लोग पानी स्टॉक करके रखते थे अपने लिए, आने वाले समय में जब पानी का अभाव हो जाए तब के लिए बावड़ियाँ बना देते थे। तो वहाँ पर क्या है, वो बावड़ियाँ गंदी पड़ी थी और उनमें पानी वानी कोई भरता नहीं था। तो इन बच्चों ने क्या किया, इन्होंने अपना एक संघ बनाया, होलगुंडी वाले बच्चों ने। ठीक है, कर्नाटक में जो होलगुंडी है, इन बच्चों ने अपना एक संघ बनाया और उन बावड़ियों की सफाई की और उसमें दोबारा से पानी भरने के लिए जो है प्रयास किया। तो इन लोगों का क्या है, फिर बड़े लोगों ने भी, यानी कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे और बड़े लोग थे, ठीक है, जो इनसे वयस्क थे एज में, उन्होंने भी इनका साथ दिया, सपोर्ट किया। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने भी इतना ज़्यादा सोचा और इस तरीके के कदम उठाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमा संघ कहाँ के बच्चों की पंचायत को कहते हैं? तो होलगुंडी के बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। और होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट लेसन है 19, जड़ों का जाल। ठीक है, जड़ों का जाल। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? बरगद की लटकी हुई शाखाएं, ये बरगद है आप देख सकते हैं, तो बरगद की लटकी हुई शाखाएं ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? जड़ें हैं, जड़ें हैं बरगद की, ये लटकी हुई शाखाएं। तो बरगद एक इस तरीके से आता है क्वेश्चन कि कौन सा पेड़ ऐसा है जिसकी जड़ें बाहरी होती हैं या लटकी हुई होती हैं? तो आपका बरगद का पेड़ ऐसा होगा जिसकी जड़ें क्या है? बाहरी होंगी, लटकी हुई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
ओक पाया जाता है। ये ओक है आपका, ओक का पेड़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओक कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या है उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये है आपका ओक, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये इसके नीचे आप देख रहे हैं बकरियां हैं बहुत सारी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया आदिवासी लोग इस पेड़ को कुरकुरा के नाम से जानते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग हैं वो इस पेड़ को क्या कहते हैं? कुरकुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरकुरा कहते हैं। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है अलोक्सुरिना देसाइना। क्या है? अलोक्सुरिना देसाइना। जो ओक पेड़ है इसका ये कैसा नाम है? वैज्ञानिक नाम है। वैसे ये तो पूछा नहीं गया है, पर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है और जानकारी में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े फिर नोट ओक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसकी जड़ें गहराई तक जमीन में जाती हैं और पेड़ से 30 गुना गहरी होती हैं। मान लीजिए ये है पेड़, ठीक है, ये क्या है? ओक का पेड़। तो इसकी जड़ें क्या हैं? जितना बड़ा ये पेड़ है उससे भी 30 गुनी नीचे गहराई में इसकी जड़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिर इसको पानी की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 30 गुना गहरा तो बहुत नीचे पहुंच जाएगा और फिर वहाँ तो उसके लिए भरपूर पानी है और उसे पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी रहती है, बरसात कम होती है। जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए, ये जड़ें क्या है? 30 गुना गहरी होती हैं और कब तक चलती रहती हैं, कब तक जाती हैं नीचे ज़मीन में? जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। ये जो पानी होता है, ये जड़ें जब पानी तक पहुंच जाएंगी तो फिर ये पानी को ऊपर की तरफ लाएंगी अपने लिए, पेड़ की पूरी देख रेख के लिए। तो पानी फिर क्या होगा? एक सेकंड में इसे इरेज कर दूँ। हाँ, ये है इसका तना। तो ये जड़ें जब पानी ले जाएंगी तो पानी को कहाँ स्टॉक कर देंगी? ये इस तने में पानी को जमा कर देती है। तने में पानी क्या रहता है? इसके में जमा रहता है, ओके में। और यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होते हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग, ठीक है। बहुत बेकार सी फोटो बनी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? एक पतली सी पाइप डाल के इस पानी को निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम प्रैक्टिस में डिस्कस करेंगे आराम से, अच्छे से। लेसन 20 है आपका, मिलकर खाएं, ठीक है। मिलकर खाने से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? भेला घर बनता है। भेला एक घर है, एक प्रकार का घर है। ये किससे बनता है? बांस से बनता है, ठीक है। और बिहू त्योहार असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी बिहू त्योहार होता है एक असम का, जो कब मनाया जाता है? चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या फिर 1-2 माघ असम कैलेंडर में मनाया जाता है। तो जब चावल की फसल आती है तब क्या होता है कि बिहू एक त्योहार का नाम है जो असम में मनाया जाता है। असम के लोग इस त्योहार को मनाते हैं 14-15 जनवरी में या फिर माघ कैलेंडर के हिसाब से 1-2 माघ को मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेसन है लेसन 23 पोचमपल्ली। क्या है? पोचमपल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसके आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। पॉइंट्स हैं, मुख्तारपुर गांव है। मुख्तारपुर एक गांव है, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है और अब यह तेलंगाना राज्य में है। अब कौन से राज्य में है? प्रेजेंट कौन से राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। यहाँ से इधर गए, ये था आपका यहाँ तमिलनाडु और यहाँ पर था आपका क्या? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था। यहाँ है आपका तेलंगाना और ऊपर है आपका उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये तेलंगाना राज्य में है, क्या है? पोचमपल्ली, ठीक है। ठीक, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में क्या है? आंध्र प्रदेश में है पोचमपल्ली और पोचमपल्ली में क्या है? मुख्तारपुर है, ठीक है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या हैं? तो यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय हैं कारपेट, खिलौने, इत्र। यहाँ पर कारपेट, खिलौने और इत्र बनाए जाते हैं। ये इन लोगों के पारंपरिक व्यवसाय, यानी कि इनके जन्म से ये लोग सीख लेते हैं या फिर कह सकते हैं कि इनकी परंपराओं में ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका दूर देश की बात, ठीक है। दूर देश की बात, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके? पॉइंट्स हैं आपके आबू धाबी है। तो आबू धाबी क्या है?
आबू धाबी क्या है और कहाँ पर है? तो आबू धाबी जो है यूएई में है। क्या है? यूएई में है। और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की फुल फॉर्म है, और इस यूएई की राजधानी ही है ये आबू धाबी। ठीक है, तो यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी है। और आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। तो आपको यहाँ दिखा देती हूँ मैं मैप में। ये है आपका, यहाँ पर है ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के जस्ट इधर साइड में, ठीक लेफ्ट साइड में ये है आबू धाबी, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो आबू धाबी किसकी वो है राजधानी? तो ये आपकी यूएई की राजधानी है, और आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिट्टपन कहते हैं। चिट्टपन किसे कहते हैं? तो चिट्टपन किसे कहते हैं? चाचा को कहते हैं। किसको कहते हैं? चाचा को कहते हैं। और मलयालम भाषा में कहते हैं किसको? चाचा को। कुंजम्मा किसे कहते हैं? तो चाची को कहते हैं मलयालम भाषा में। यानी कि चिट्टपन चाचा को और कुंजम्मा चाची को। और केरल के फल कौन कौन से हैं? फेमस हैं जो वहाँ के, नारियल है, केला है, जैक फ्रूट है, पपीता है, बेटल नट है। ये केरल के फल हैं प्रमुख। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपके केरल के मसाले। केरल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और ये आपका केरल। इस तरीके से लंबा लंबा बना हुआ केरल। तो केरल के मसाले कौन कौन से देखेंगे? तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। ठीक है, आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ मिलते हैं। आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ किसके मिलते हैं? तो खजूर के पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट लेसन है फौजी वहीदा। ठीक है, फौजी वहीदा। तो फौजी वहीदा जी आप देख सकते हैं फोटो में, ये हैं फौजी वहीदा जी, और इनसे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है वो कौन है? भारतीय नौसेना में कौन है? डॉक्टर हैं। भारतीय नौसेना में ये कौन है? डॉक्टर हैं। ठीक है, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया वहीदा प्रिज्म। कौन है? वहीदा प्रिज्म। परेड में कितने निर्देश होते हैं? एक परेड में कितने निर्देश होते हैं? तो 36 निर्देश होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 36 कमांड होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़े फिर। वहीदा प्रिज्म है। ठीक है, वहीदा प्रिज्म जो है ये कहाँ की है? तो ये थन्ना मंडी गांव की है। और ये थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। ठीक है, तो आपको दिखा देती हूँ मैप में मैं जम्मू कश्मीर। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। और अब फिलहाल क्या है प्रेजेंट में कि जम्मू और कश्मीर अलग अलग राज्य हो गए हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ये आपका इधर, और यहाँ पर है आपका लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर अपना जो है बॉर्डर लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से और इधर पंजाब से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, 3 ही राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कौन सा गांव है? थन्ना मंडी, और थन्ना मंडी की कौन है? वहीदा प्रिज्म जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेसन 27 है आपका, और शायद लास्ट भी है। कोशिश हुई कामयाब। कोशिश हुई कामयाब, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है। तिब्बतन भाषा कहाँ बोली जाती है? लद्दाख में बोली जाती है, क्योंकि लद्दाख के जो है पड़ोस में ही क्या है? तिब्बत है और चीन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बतन भाषा बोली जाती है। उसे क्या कहते हैं? भूती कहते हैं। जो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? भूती कहते हैं। भूती में माँ को क्या कहते हैं? जो भूती भाषा है उसमें माँ को क्या कहते हैं? आमाले कहते हैं। और भूती भाषा में पिता को क्या कहते हैं? आबाले कहते हैं। माँ को आमाले और पिता को आबाले। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पीछे माँ आ रहा है, आमा में माँ, माँ से माँ, और पीछे आवा में बा आ रहा है तो बा से बाबा। यानी कि पहले के हमारे यहाँ पर भी पहले माँ से माँ और पिता से बाबा कहते थे, इसलिए माँ से, आमा से माँ और आबा से पिता। ठीक है, लद्दाख को कहते हैं तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही था आपके लिए आज का सेशन। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में, और फिर करते हैं बेहतर डिस्कशन। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। और आपको हमारा प्रयास बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो जैसा भी, तो आप
लाइक करेंगे सेशन को, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। जितने भी चैनल पर अपडेट किए जाएंगे वो सब मिलेंगे आपको टाइम से। तो फिर ठीक है, टेक केयर, राधे राधे।